कल हम जो है केवल स्कीम के बारे में समझ रहे थे और सब्जेक्ट का पार्ट हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। देखो, हमने कल चर्चा की थी किसकी, बायोलॉजी की, और बायोलॉजी शुरू करते ही समय खत्म हो गया था, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक वापस अपनी पोजीशन पर आ गई थी। तो अब हम शुरू करते हैं इसको आज। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि हमारे क्वेश्चन का स्तर क्या होगा। क्वेश्चन का स्तर कल भी हमने कहा था कि एग्ज़ाम के अनुसार कोई स्तर नहीं होता। अगर एग्ज़ाम में जिसमें आ गया वही उसका स्तर बन गया। फर्स्ट ग्रेड में आ गया तो वही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के लेवल का हो गया। रीट में आ गया तो वही क्वेश्चन रीट के लेवल का हो गया। सेकंड ग्रेड में आ गया तो वही आ गया। इसका मतलब यह है कि अपन को समग्र तैयारी करनी है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बायोलॉजी को अपन कहें हिंदी में तो क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को पता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु। तो इसमें तो ज़्यादातर लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि बता पाए हो। तो जीव विज्ञान के जनक का क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब तुम यकीन नहीं करोगे कि साहब ये कौन से एग्जाम में आ सकता है। देखो, ये रीट में भी आया था, आया हुआ है 2015 वाली में। और दूसरा, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था बायोलॉजी में। अब आप कहोगे साहब ये तो रीट का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में कैसे आ गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आ सकता है। हमें सभी को तैयार करना, सभी चीज़ें आनी चाहिए हमें। वैसे तो हम इसको 9th क्लास में भी जानते हैं। 9th क्लास में जब अपन साइंस पढ़ते हैं तब भी आ जाता है ये। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है बताओ देखें? अरस्तु। थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए, एक्टिवेशन होनी चाहिए। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। फिर बात आती है दूसरी कि जीव विज्ञान के जनक तो चलो सब लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो भी जान लें और एक सिस्टम फॉलो करें। आपको भी पढ़ाना है, मुझे भी पढ़ाना है। आप जाके छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, मैं थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पर मैं अभी आपको छोटा बच्चा ही मान के पढ़ाऊंगा और आपको भी अपने आप को छोटा बच्चा बना लेना है। तो बताओ, छोटे बच्चे को कोई चीजें याद कराने के लिए अपन क्या सलाह देते हैं उनको? छोटे बच्चों को याद करने के लिए अपन सलाह देते हैं, बेटा मन में इसको 3 बार बोल। इसको मन में तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सब जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी परेशान हो जाएगा। पर बच्चे को तो हम कह सकते हैं कि 3 बार बोल बेटा इसको। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि जो चीज अपन पढ़ें उसको साथ के साथ मनन करते चलो, उसको याद करते चलो। मन में उसको 1-2 बार रिपीट करो कि भैया जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। अपने बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, याद करने की चीजें ज्यादा होती है। गणित वाली, कैलकुलेशन वाली नहीं होती, कम होती है। तो इसलिए याद भी करना है साथ के साथ। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपसे कोई पूछे कि बताओ जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लामार्क और ट्रेविरेनस ने। कल भी हमने बताया था। कितने लोगों को ये चीज याद थी कि भाई जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? ईमानदारी से कि भाई हाँ मुझे याद थी सर। तो बाकी लोगों को जिनको ये ध्यान नहीं था ना कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, वो भी याद करो। क्या याद करेंगे? लामार्क और ट्रेविरेनस। लामार्क और ट्रेविरेनस ने ये शब्द दिया है। तो हेडिंग डालो जीव विज्ञान।
हेडिंग लिखो जीव विज्ञान, और इसमें पहला पॉइंट लिखो जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक लिख दिया। कौन बोलो? अरस्तु। तो याद करके लिखो, याद करके लिखो। दोनों चीजें होती है, लिख कर याद करो, याद करके लिखो। तो यहां तो याद करके लिखना है और कमरे पर लिख कर याद करना है। कमरे पर जब बैठोगे तो नोट्स जो अपन पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसको लिखकर सोल्व करके याद करो। यहां तो आपको सोर्स मिल रहा है, यहां तो आप क्या कर रहे हो? ग्रास्प कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो जो सुन रहे हैं उसको याद करो और फिर लिखो। अपन घर पे कमरे पे पढ़ते हैं तो वहां पर पहले अपन क्या करते हैं? लिखते हैं, फिर उसको मनन करते हैं। तो याद भी करते जाओ, लिखते भी जाओ। अब दूसरा लिखो, जीव विज्ञान शब्द। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया बोलो? लामार्क एंड ट्रेविरेनस। लामार्क एवं ट्रेविरेनस। कई बार अपन सोचते हैं कि जैसे कोई भजन गाने वाला होता है ना, और फिर अपन भजन गाते हैं तो पहले तो अपने मन में ये होता है कि यार ऐसा तो मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आवाज़ निकलती है ना, उससे पता चलता है यार ये तो गड़बड़ है मामला। तो जैसे आप मन में ये बोल रहे हो ना, मन में बोल रहे हो वो ठीक, लेकिन जैसे ही आवाज़ निकलेगी ना, जैसे हड़बड़ाहट होगी, शुरू में होगी। जब एक बार बोलने लग जाओगे ना तो फिर अंदर से अपने आप एनर्जी निकलेगी। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, सबको बोलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ की तो होठ ही नहीं हिल पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बोलो। अभी तो हम पूरी बिल्डिंग में अकेले ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बगल वालों को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जब होगा जब मैं रोक दूंगा। तो शब्द किसने दिया? लामार्क एंड ट्रेविरेनस ने। अब आगे आ जाओ। जीव विज्ञान जो है, इसके दो क्वेश्चन तो ये हो गए। जीव विज्ञान क्या है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का। तो जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो परिभाषा तो यही हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। केवल हम लिंक बनाने के लिए लिख सकते हैं, जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं, लिख दो लाइन। ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन, पर एक लिंक हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, पर कैसे करोगे भाई? ये तो तुमने बता दिया कि भाई जीवों का अध्ययन करते हैं, पर कैसे करोगे? अच्छे से कैसे करोगे? अच्छा, तुम सब लोग आ गए, तुम सब लोगों को मैं अच्छे से कैसे जान पाऊंगा? अच्छे से कैसे परिचित होऊंगा मैं आपसे? सबको एक साथ पूछ लूं तो भी गड़बड़ है। तो मैं क्या करूंगा? तुम लोगों का ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप कैसे? आकारिकी रूप से बना सकता हूं, कुछ और रूप से बना सकता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा? तुम्हें दो ग्रुप में बांट दूंगा। भाई गर्ल्स एक हो गई, बॉयज एक हो गए, दो ग्रुप हो गए। फिर उनमें से भी पूछेंगे, फिर अगला लक्षण ले लेंगे कि भाई कौन किस डिस्ट्रिक्ट की है, कौन किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसके आधार पर आइडिया आ जाएगा, भैया ये नागौर का है, ये भरतपुर का है, ये वहाँ का है। तो उससे उसके क्षेत्र के जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमें जीवों का अध्ययन करना है। तो जीवों का अध्ययन करने के लिए आपको कहाँ ले गए? आपको ले गए जंगल में। और जंगल कहाँ है? अभी तो यहाँ है, अभी तो जंगल यहाँ है। तो इस जंगल में कैसे कैसे जीव हैं, पहले हम उनको ग्रुप करेंगे।
हमें कुछ जीव ऐसे दिखे जिनमें जड़, तना, पत्तियां जैसी संरचनाएं हैं। ऐसे जीव जिनमें जड़, तना, पत्तियां जैसी संरचना है, जो हरे भी हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा तुमने? भाई लक्षण के आधार पर मैंने इनको गर्ल्स कह दिया और तुम्हें बॉयज कह दिया, तो इनको क्या कहा? इनको कहा पादप। अब और थोड़ी आगे चलते, जंगल में घूमते, तो आगे चलते ही कुछ जीव हमें और दिखेंगे, और ये जीव जो हैं उछल कूद करने वाले, इनमें हाथ, नाक, कान, पूंछ जैसी संरचनाएं हैं, पर इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा। ऐसे जीवों को क्या कहोगे? इनको कहेंगे हम जंतु। फिर और आपको कहा साहब और आगे बढ़ो। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ दिखना ही बंद हो जाता है, आपको दिखना ही बंद हो जाता है। तो फिर आप क्या और कोई विकल्प तलाशते हो? कोई चश्मा लगाता है, कोई लेंस लेता है, जैसे ही चश्मा लगाता कुछ और दिखने लगता है, कुछ और दिखने लगता है। तो वो चश्मा लगाने पर दिखने वाले क्या हैं? ये हैं सूक्ष्म जीव, यानी जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, वो क्या कहलाएंगे? ये हैं सूक्ष्म जीव। तो यानी कहने का मतलब एक प्रकार के जीव ये हो गए। तो कुल मिला के जंगल में हमें ये 3 प्रकार के जीव दिखे। दिखने वाला लक्षण क्या होता है? जो बाहर से दिख जाए, वो कहलाता आकारिकी लक्षण। मेरे को सबके दिख रही है 2 आंखें, तो 2 आंख क्या है? ये आकारिकी लक्षण है। तो ये आकारिकी लक्षणों के आधार पर जीव हो गए 3 प्रकार के। तो हमें कोई पूछे कि साहब बताओ आकारिकी रूप से जीवों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में। तो जिन जीवों का अध्ययन हम कर रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं, पर ये कौन कौन से जीव हैं इनके बारे में नहीं आएगा। कोई आपसे कहे साहब पादप क्या होते हैं, कोई आपसे कहे जंतु क्या होते, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पर क्या आएगा? बताओ पादपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, पर इन तीनों का नहीं आएगा। कुछ और शाखाओं का आ सकता है, और शाखाओं का कभी आ सकता है, जैसे पारिस्थितिकी का आ जाता है, फिजियोलॉजी का आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का आ जाता है। तो जब वो यूनिट शुरू करेंगे तब उनके बारे में बताएंगे। लेकिन यहां पर आने वाला क्वेश्चन क्या है? यहां पर आपने कहा साहब पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? कितने लोगों को पता है? बोलो, बताओ देखे क्या है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऐसे ही ये पूछा जा सकता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ऐसे ही सूक्ष्म जीव विज्ञान के पूछ सकते हैं, तो कौन है? लुईस पास्चर। कुछ जगह पर ल्यूवेनहोक भी मिलेगा, पर ल्यूवेनहोक जीवाणु विज्ञान का होता है, कुछ किताबों में दिया है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से जीवाणु विज्ञान का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन इन पर आधारित हमें पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा था लास्ट का पॉइंट? जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, आकारिकी आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। आकारिकी आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम लिखो पादप, पहला नाम लिखो
पादप। ठीक, अब पादप क्या होते हैं ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि बताइए पादप जंतुओं से निम्न में से किस लक्षण के कारण भिन्न है। तो उन 4 ऑप्शन में से अपन को पहचानना पड़ेगा। तो उसकी पहचान की मदद करने के लिए 1-2 बिंदु हम इसमें लिख सकते हैं। तो लिखो पादप के लिए, वह जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वह जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी में दूसरा बिंदु लिखो, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और एक लिख लो, इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। कुछ बारीक अंतर और हैं जो कोशिका में लिखाएंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रूप में लिखाएंगे। अभी तो मोटे मोटे आकारिकी रूप से तो यही अंतर होंगे। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसी में आगे, पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में, किसमें करते हैं? पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में। पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। किसमें करते हैं भाई? वनस्पति विज्ञान में। तो नोट लिख दो या मार्क करके लिख दो, वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी ये क्वेश्चन का बिंदु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई बोलो? थियोफ्रेस्टस। हम क्लास में 2-3 बार रिपीट कर देते हैं तो भी याद हो जाना चाहिए, अगर ध्यान यहां होगा तो। कई बालक जो हैं अपना ध्यान उधर घर गृहस्थी में ले जाते हैं, इसलिए उससे बचना है। ठीक है, अब लिख दिया वनस्पति विज्ञान के जनक। अब दूसरा जीव ले लो। दूसरा जीव क्या है? जंतु। तो जंतु की पहचान क्या है? वह जीव जिनमें, पहचान के 2 लक्षण लिख दो, वह जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। दूसरा लिख दो, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और एक लिख दो तीसरा बिंदु, यह मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। पादप स्वयंपोषी होते हैं ज्यादातर, ये विषमपोषी होते हैं। तो ये पहचान हो गई जंतु की मोटी मोटी। अब जंतुओं का अध्ययन किस में करते हैं? वो लिख दो, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। हम किसकी श्रेणी में आते हैं? जंतुओं की में। पर कोई किसी को जंतु कह दे तो वो नाराज हो जाएगा। पर उसको अच्छा लगने के लिए शब्दों का हेर फेर कर सकते हैं। उसको क्या कह दें? यार तू बुद्धिमान प्राणी है,
तो उसको अच्छा लगेगा। तो जंतुओं का अध्ययन किस में कर रहे हैं? जंतु विज्ञान में। अब इसका वो वाला पॉइंट लिख दो, जंतु विज्ञान के जनक सबको याद है ना? अरस्तु। तुम्हें पता है ये अरस्तु एम्ब्रियोलॉजी के जनक भी हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 3 जगह आ जाएगा ये। जीव विज्ञान का भी हो गया, जंतु विज्ञान का हो गया, और भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी का भी होता। चलिए, अब तीसरे प्रकार का जीव लिखो। तीसरे प्रकार का जीव क्या है? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इसका मीनिंग लिख दो, वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहलाता है। ठीक है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। तो अगला पॉइंट लिख दो, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान में, सूक्ष्म जीव विज्ञान में किया जाता है। ठीक है? अब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लिख दो, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पास्चर। तो ये तो बात हो गई भाई जीवों की। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, और जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जीवों का अध्ययन करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा? जीवों को पहचानना पड़ा, बांटना पड़ा। अब ये बताओ कि इन जीवों का अध्ययन करेंगे कैसे? भाई, किसी के शरीर का अध्ययन कैसे करें? तो जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये कोई एक जीव है, या फिर कोई ये दूसरा कोई जीव है, इनका अध्ययन करेंगे कैसे? आवास और स्वभाव के कारण द्वारा भी कर लेंगे, इनको देखकर भी कर लें, इनके अंदर की संरचना निकाल कर भी कर लें। तो अगर हमें छोटे से छोटे स्तर का अध्ययन करना पड़े तो हम बिल्कुल नीचे के लेवल में जाएंगे। और नीचे के लेवल में जाएंगे कैसे? कि इनको बांटेंगे अलग अलग भागों में। तो इसको अगर हम बांटें तो जड़ अलग हो गई, तना अलग हो गया, मूल अलग हो गई। फिर इनको और बांटे तो ये जो जड़, तना, पत्ती, ये तो क्या है? ये तो है शरीर। इस शरीर रूपी, जीव के शरीर रूपी संरचना का अध्ययन हम कैसे करेंगे? इसको हमने बांट दिया, तो शरीर से छोटा संगठन क्या हो गया? अंग। ये जड़, तना, पत्तियां क्या है? अंग है। इनका अध्ययन करने के लिए भी हम इसका सेक्शन कटिंग करते हैं और इसको अंदर से देखते हैं। तो अंदर से हमें इनमें कई प्रकार की परतें दिखाई देगी। इन परतों से मिलकर बनी हुई ये संरचना, ये कहलाता है ऊतक तंत्र। और इसमें से एक प्रकार का ऊतक हम और निकाल लें बाहर, इसकी इकाई को अलग कर लें, तो इस सारी की सारी कोशिका एक जैसी है। ये जिसमें सारी की सारी कोशिका एक जैसी हैं,
इसको क्या कहते हैं? ऊतक। अब इसमें से एक इकाई संरचना को निकाल लें तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कोशिका। और अगर हम इसको भी तोड़ दें तो फिर अस्तित्व खत्म। यानी ये जो शरीर है ये एक बिल्डिंग है। ये शरीर हमारा जो है एक बिल्डिंग की तरह होता है। कैसे? जैसे ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग की जानकारी लेने के लिए, समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? इस बिल्डिंग को पहले देखेंगे कि भाई इसमें कितने रूम हैं। फिर उन रूम में भी आगे चलेंगे, फिर देखेंगे कि ये दीवारें किसकी बनी हैं, कितनी दीवारें हैं, किसकी बनी हैं। तो ये जानेंगे कि ये दीवार पत्थर की बनी हुई है या ईंट की बनी हुई है। इसको तोड़कर छोटी इकाई निकालेंगे, कोई ईंट या पत्थर निकलेगा। अगर उसको भी तोड़ देंगे तो चूरा हो जाएगा और वो इकाई खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिल्डिंग ब्लॉक का ढांचा जो है या यो इकाई है वो क्या है? वो एक ईंट या पत्थर है। उसको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। क्या कहते हैं उसको? बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक वैसे ही इस शरीर रूपी संरचना का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? कोशिका। क्यों? क्योंकि ये शरीर रूपी संरचना इन कोशिकाओं के जोड़ने से बना हुआ। एक एक कोशिका को जोड़कर हमने बनाया ऊतक, और ऊतक जुड़कर बना ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र जुड़कर बना अंग, और अंग से मिलकर बन गया शरीर। लेकिन अगर हम बात करें इसी संगठन के स्तर का बढ़ता हुआ क्रम देखें, ये तो संगठन का घटता हुआ क्रम हो गया। अगर इसी संगठन का हम बढ़ता हुआ क्रम देखें तो ये जो बढ़ता हुआ क्रम है यानी कोशिका से बढ़ेगा। क्या बनेगा? कोशिका से मिलकर ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक तंत्र से मिलकर क्या बनेगा? अंग से मिलकर क्या बनेगा? अंग तंत्र भी एक होता है, और इससे मिलकर बन जाएगा शरीर। तो हमने ऊपर वाले में तो अंग तंत्र लिखा ही नहीं और नीचे वाले में अंग तंत्र लिख दिया। इसका मतलब ये है, ये भी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार का। एक तो क्वेश्चन कैसा बनता है? शरीर संगठन का सही क्रम है। शरीर संगठन का सही क्रम है। अब वो घटता हुआ भी पूछ सकता है और बढ़ता हुआ भी पूछ सकता है। घटता हुआ पूछे तो ये है, बढ़ता हुआ पूछे तो ये है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता। पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। क्या किसी पादप में आपने किडनी देखी है, यूरेटर देखा है, हार्ट देखा है, फेफड़े देखे हैं? ऐसी कोई संरचना नहीं होती। लेकिन जंतुओं में ये सब संरचना होती है, और ये सब संरचनाएं मिलकर एक तंत्र की तरह कार्य करती है। जैसे आहार नाल और ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र बना गई, फेफड़े हैं, ट्रेकिया और ये सब मिलकर श्वसन तंत्र बना गए, किडनी है, यूरेटर है और जो भाग हैं वो मिलकर उत्सर्जन तंत्र बना गए। तो इस प्रकार से इनमें अंग तंत्र पाया जाता है। पादपों में अंग तंत्र नहीं होता है। तो ऐसे में जीव का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? बिल्कुल जीरो से। और जीरो कहां है? यहां। और कोशिका ही हमारी पहली इकाई है। कोशिका से संबंधित ही हमारी पहली इकाई है। ये हमारा यूनिट पहली का हिस्सा हो गया।
और यहां से लेके यहां तक यानी ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, इनकी संरचना का ये इकाई हमारी दूसरी हो गई, यानी कि ये अनाटोमी हो गई। क्या हो गई? अनाटोमी हो गई, आंतरिकी हो गई। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत कहां से होगी? वहां से, जीरो लेवल से होगी। और इस जीरो लेवल में हमारी इकाई कौन सी आ रही है? कोशिका विज्ञान। तो पहले तो इसके बारे में लिखेंगे। तो पॉइंट लिखेंगे, जीव शरीर संगठन का सही क्रम। जीव शरीर संगठन का सही क्रम। तो पहले घटता हुआ लिख दो, नाम लिख दो एरो लगा के, जैसे शरीर, अंग, तंत्र मिला दो चाहो तो यहां पर वो पादपों में नहीं होता, अलग से नोट लिख देंगे हम। शरीर, अंग तंत्र, अंग, ऊतक तंत्र, ऊतक और कोशिका। और फिर चाहो तो बढ़ता हुआ भी लिख दो, एरो लगा के बढ़ता हुआ भी लिख दो। ठीक है, क्रम लिख दिया। अब नोट लिखो। पादप शरीर में अंग तंत्र, पादप शरीर में अंग तंत्र नहीं पाए जाते। तो कौन सा सिस्टम नहीं मिला? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। तो ये तो अध्ययन करने के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। जीवों के अध्ययन के लिए पहले हम उसके स्तर के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो स्तर के आधार पर अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला स्तर क्या है? वो है कोशिका। तो अब आप अलग से दोबारा हेडिंग डाल दो, कोशिका या कोशिका विज्ञान। यानी अब हमारी इस यूनिट में हम प्रवेश करेंगे। अभी तक तो क्या था? केवल बायोलॉजी का परिचय। बायोलॉजी का केवल क्या था? परिचय। हाँ जी, टर्म इंग्लिश में भी बोल देंगे। कोशिका को सेल कहते हैं, ऊतक यानी टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो अब हेडिंग डाल दो आप, कोशिका या कोशिका विज्ञान। तो बताओ भाई, कोशिका क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए, निम्न में से कोशिका है? तो परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेल कह सकते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखो,
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। चलिए, अब दूसरा सवाल आता है कि कोशिका क्या है। तो कॉमन नेम तो क्या है, कोशिका को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, आधारभूत इकाई कहते हैं। पर कैसी आधारभूत इकाई? यानी एक बिल्डिंग का निर्माण हम करें तो एक ईंट को जोड़ जोड़ कर किया जाता, तो ऐसे ही कोशिका को जोड़ जोड़ कर शरीर रूपी बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो ये संरचनात्मक आधारभूत इकाई भी हो गई। दूसरा, ये क्रियात्मक आधारभूत इकाई भी कहलाती है, क्रियात्मक आधारभूत इकाई भी कहलाती। क्यों? शरीर का प्रत्येक कार्य कोशिका में ही संपन्न होता है, चाहे वो श्वसन का हो, चाहे वो सर्कुलेशन का हो, चाहे वो पाचन का हो, प्रकाश संश्लेषण का हो, वो सारा कार्य कहाँ? कोशिका के अंदर ही संपन्न होगा। इसलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई कहते हैं। तो पहले तो परिभाषा लिख दो, कोशिका की परिभाषा लिखो। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत यानी फंडामेंटल इकाई होती है। क्रियात्मक, वापस बोलता हूं, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई होती है। तो संरचनात्मक तो क्यों हुई? कारण समझ में आया कि कोशिका को जोड़ जोड़ के ही शरीर बनता है और शरीर के सभी कार्य कोशिका के अंदर होते हैं, इसलिए क्रियात्मक कहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि शरीर रूपी संरचना क्या है? बिल्डिंग, और उसका आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। इसलिए एक कॉमन नेम भी इसका आता, वो भी लिख दो। कोशिका को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। कोशिका को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक। अब क्वेश्चन के बिंदु, ये भी परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन भी आता है, कुछ और क्वेश्चन जो आए हुए भी हैं, आते रहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए, कोशिका की खोज किसने की? किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछा जाए कोशिका रूपी संरचना को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, चलो मैं बताता हूं आपको। एक तो रॉबर्ट हुक हो गया, एक रॉबर्ट ब्राउन हो गया, एक मार्सेलो मेलपिगी हो गया, एक ल्यूवेनहोफ हो गया, एक पास्चर हो गया। अब इनमें से छांटना है कि भाई, तो मार्सेलो मेलपिगी ने सबसे पहले कोशिका रूपी संरचना को देखा था, और उसको इसने क्या कहा था? यानी ये जो सेल हैं, इसको सबसे पहले देखा
किसने? मार्सेलो मेलपिगी ने। तो इसने इस कोशिका रूपी संरचना को क्या कहा? ऐसा कोश रूपी संरचना देखी इसने, गोलाकार कुछ। तो इसको इसने शुरू में नाम क्या दिया था? यूट्रिकल, या इसका नाम रखा था सेक्यूल्स, ये नाम दिया था। पर ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ये ज्यादा पुराना इंफॉर्मेशन हो गया। पर कभी कभार कोई रेयरली ज्यादा पुराना एग्जामिनर हो तो पूछ सकता है। एक सावधानी के तौर पे हम इसको लिखेंगे, बाकी नहीं। तो कोशिका रूपी संरचना को सबसे पहले, यानी कोश रूपी संरचना को देखने वाला, खोज का क्रेडिट नहीं देते हैं इसको, खोज का क्रेडिट नहीं देते हैं इसको, केवल देखने का क्रेडिट देते हैं। और कौन? मार्सेलो मेलपिगी। नाम क्या दिया? यूट्रिकल या सेक्यूल कहा। तो पहला एक बिंदु लिख दो। कोशिका रूपी संरचना को सबसे पहले, कोशिका रूपी संरचना को सबसे पहले मार्सेलो मेलपिगी, हिंदी में लिख देना कोई दिक्कत नहीं, मार्सेलो मेलपिगी ने देखा, और इन्होंने यूट्रिकल या सेक्यूल नाम दिया, यूट्रिकल या क्या नाम दिया? सेक्यूल। तो ये तो बात खत्म कर दो यहीं पर। अब क्वेश्चन का बिंदु, कोशिका की खोज का श्रेय। अब बताओ ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था, जबकि ये क्वेश्चन तो हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं। और फर्स्ट ग्रेड वाले जो बायोलॉजी के बालक होते हैं उनने भी गलत किया था इसको। गलत इसलिए किया था कि जो 4 ऑप्शन बनाए थे वो बिल्कुल नजदीकी वाले थे, ऐसे ऐसे नाम थे उनमें कि भ्रमित हो गए। नाम क्या? एक ये हो गया नाम मार्सेलो मेलपिगी, एक रॉबर्ट हुक हो गया, एक ल्यूवेनहोक हो गया, और कोई एक नाम था। तो कई बच्चों ने ल्यूवेनहोक भी आंसर किया, पर ल्यूवेनहोक आंसर कब होगा? जब क्वेश्चन में लिखा हो कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आंसर ल्यूवेनहोक होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, जीवित मृत कुछ भी नहीं लिखा है, तो आंसर रॉबर्ट हुक ही होगा, क्योंकि श्रेय प्रमुख रूप से इसी को दिया गया है, क्रेडिट इसी को दिया गया, तब आंसर यही होगा। ये सावधानी अपन को रखनी है। तो पहले लिखेंगे कोशिका की खोज का श्रेय किसको? रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। रॉबर्ट हुक में भी आपको उलझा देंगे, मतलब ये रॉबर्ट रॉबर्ट बहुत सारे कर देंगे। जैसे एक हो गया रॉबर्ट हुक, एक हो गया रॉबर्ट ब्राउन, एक हो गया रॉबर्ट ब्राउन, और एक हो गया रॉबर्ट बाड्रा। तो ज्यादा परिचित नाम कौन सा मिलेगा अभी तुम्हें? रॉबर्ट बाड्रा का। कौन है? इसकी चर्चा अक्सर पॉलिटिक उसमें आती है कि भाई ये कांग्रेस से संबंधित कोई ना कोई मेंबर है। तो कहने का मतलब ऐसे जाने पहचाने नाम भी उसमें डाल देते हैं, पर ये नहीं है। आंसर तो हमारा यही है, केवल भ्रमित करने के लिए मिलते जुलते नाम लिख देंगे, पर कई बार गड़बड़ भी हो जाती है एग्जामिनर के स्तर पर।
पिछली बार हुआ था ऐसा गड़बड़, इससे पहले वाले एग्जाम एक क्वेश्चन आया था फिजियोलॉजी का, प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन था। निम्न में से प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज किसने की? तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज का श्रेय तो देते हैं आर्नोन को, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या लिखा? आर्निन, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, ऐसे नाम लिख दिए सिमिलरिटी बनाने के चक्कर में। तो ये सब नाम तो अमीनो अम्ल जैसे हो गए, ये वैज्ञानिक के नाम ही नहीं रहे। तो उस आर्नोन को आर्निन कर दिया, परिणाम क्या हुआ? क्वेश्चन को हटाना पड़ा। इस वाले से पिछले वाले में आया था ऐसा, वो क्वेश्चन फिर हटाना पड़ा क्योंकि वो वैज्ञानिकों से संबंधित नाम ही नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो कुल मिला के खोज का श्रेय किसको दे रहे हैं? रॉबर्ट हुक को। अगला पॉइंट, ये जो रॉबर्ट हुक लिख दिया आपने खोज का श्रेय। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस मटेरियल से, किस भाग से की? तो कॉर्क सेक्शन, कॉर्क के काट में इसका खोज किया। कॉर्क क्या? लकड़ी का टुकड़ा। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। कॉर्क की बॉल भी आती है क्रिकेट में, कॉर्क के बोतल के ढक्कन भी आते हैं। कॉर्क सॉफ्ट प्रकार का टिश्यू होता है, लकड़ी होती है सॉफ्ट और हल्के वजन की, इसलिए इनमें काम आती है। तो इसने क्या किया, लेबोरेटरी में जो कॉर्क का ढक्कन था उसको बैठो बैठा उसको काटने लग गया, छीलने लग गया। जब छीलने लगा तो इसको दिखाई दिया कि यार इसमें तो मधुमक्खी के छाते जैसी संरचनाएं दिख रही है, और ये मधुमक्खी के छाते जैसी संरचनाएं इस कॉर्क के सेक्शन में उसने देखी। तो इस मधुमक्खी के छाते जैसी संरचना को इसने नाम दिया सेलुला। इस सेलुला का सही अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी छोटा सा कोष्ठक, जो बाद में नाम हो गया सेल। इसलिए कोशिका शब्द का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही देते हैं। अगर कोई पूछे, अभी तक तो नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस वगैरह कहीं भी कुछ भी नहीं आया कि कोशिका शब्द किसने दिया, क्योंकि ऐसा दिया किसी ने नहीं। पर कोई गलती से आ जाए तो श्रेय इसी को देंगे, क्योंकि सेलुला से ही बना है। तो कोष्ठक रूपी संरचना देखी, मधुमक्खी के छाते रूपी संरचनाओं को देखा काट में। अब अगला क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि रॉबर्ट हुक ने इन कोष रूपी संरचनाओं का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किस उपकरण से किया? सूक्ष्मदर्शी से। किससे किया? सूक्ष्मदर्शी से। तो ऐसा तो होगा नहीं एक ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी लिख दे, एक ऑप्शन जो है आपका जनरेटर लिख दे, एक ऑप्शन आपका चाकू लिख दे, तो इतने अंतर वाले तो ऑप्शन आएंगे नहीं। आपको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शियों में ही उलझाएंगे। आपको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के ही ऑप्शन बनाएंगे नजदीकी। एक लिख देंगे सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, एक लिख देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, एक इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप लिख देंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, मतलब ये अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों के नाम लिख देंगे। तो इन्होंने कैसे सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया? सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से। एक क्वेश्चन का बिंदु ये हो गया। और देखो फिर ये पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट में। किस में आया था? लैब असिस्टेंट में, क्योंकि ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन उनमें ही पूछे जाएंगे, क्योंकि लैब में वही काम पड़ता है। तो लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन ये आया था कि बताओ रॉबर्ट हुक ने कोशिका रूपी संरचना का, कोशिका का चित्रों का, इसके वर्णन का उल्लेख किस पुस्तक में किया?
तो किस पुस्तक में किया? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। तो लैब असिस्टेंट के पुराने किसी ने दिया होगा तो, और पुराने पेपर देखोगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए किससे संबंधित? रॉबर्ट हुक से। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया खोज का। दूसरा पॉइंट लिखो, इन्होंने कोशिका का अध्ययन, इन्होंने कोशिका का अध्ययन प्रकाश, सामान्य प्रकाश, सॉरी रुको, इसको नहीं, पहले ये लिखो, इन्होंने कोशिका का अध्ययन कॉर्क सेक्शन से किया, यानी कॉर्क के काट से। हिंदी में लिखो तो कॉर्क का काट, कॉर्क सेक्शन, लकड़ी के काट से किया। अगर मटेरियल पूछे तो इसका नाम आएगा आंसर। ठीक, अब दोबारा लिखो, इन्होंने कोशिका का अध्ययन, इन्होंने कोशिका का अध्ययन सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से किया है। ठीक है, अब अगला बिंदु लिखो, इन्होंने कोशिका का उल्लेख, वर्णन, इन्होंने कोशिका का उल्लेख या वर्णन या कोशिका चित्रों का, या कोशिका चित्रों का वर्णन किसमें? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक से संबंधित ये क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे ज्यादा आने वाला तो खोज का, कोशिका का वर्णन उल्लेख किसमें किया? पुस्तक का क्वेश्चन, और उपकरण का क्वेश्चन, ये 3 ज्यादा आते हैं। तो खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को, अध्ययन किससे किया? कॉर्क सेक्शन से, किस उपकरण से किया? सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, और किस में उल्लेख किया? वो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज, तो इसके लिए लिखो, अलग से नोट डाल दो, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ठीक है, कौन लिखेंगे? एवी ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की है। जीवित कोशिका की खोज वाला लिख दो, एवी ल्यूवेनहोक, एवी ल्यूवेनहोक ने की है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए कोशिका की खोज से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये खोज और इनसे संबंधित कुछ और भी बिंदु हैं। जैसे आपसे पूछे कि भाई बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की?
आपसे पूछा जाए लवक की खोज किसने की, तो ऐसे में जो कोशिका के विभिन्न घटक हैं उन सब की खोज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर उन सब को अभी हम यहाँ एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबको अगर यहीं लिखना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर तो हमारी बायोलॉजी हिस्ट्री हो जाएगी। हिस्ट्री वाले ऐसे ही लिखते, ईयर वाइज सबके खोज लिखाते जाते। तो कहने का मतलब उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है, पर टुकड़े टुकड़ों में। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो उसकी खोजकर्ता लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, या और जो भी कोशिकांग हैं उन सब के बारे में, जिनकी खोज के बारे में लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो खोज के बारे में तो यहाँ तो अभी केवल हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोशिका के बारे में एक और पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो खोज पर बन गया, पहला क्वेश्चन तो खोज पर बन गया, इससे पहला क्वेश्चन परिभाषा पर बन गया। अब एक और जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो कौन सा है? वो कोशिका सिद्धांत पर बनता है। यानी अगला क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत पर एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए। पहला बिंदु क्या है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इस पर क्वेश्चन पूछा। तो स्लीडन और स्वान। तो पॉइंट बनाओ, हेडिंग लिखो कोशिका सिद्धांत। हेडिंग क्या लिखेंगे? कोशिका सिद्धांत। अब ये बताओ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक। तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखो, स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया है, यानी श्रेय इनको देते हैं। अब वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है, पर एक जानकारी के लिए कि इनमें से कौन तो बोटनिस्ट है और कौन जोलॉजिस्ट है। तो स्लीडन जो हैं ये बोटनिस्ट हैं और ये जोलॉजिस्ट हैं। यानी हम अपने आप को याद करने के लिए हम इनको कैसे याद रखें कि कौन जोलॉजिस्ट कौन बोटनिस्ट? हम अपनी आम भाषा में, हमारे यहाँ स्वान हम जंतु को कहते हैं, अपने आम स्वान किसको? कुत्तों को कहते हैं। तो वो एक प्रकार का जंतु है, तो ये जंतु से संबंधित हो गया। तो दूसरा बॉटनिस्ट हो गया। मतलब एक याद रखने के लिए एक थोड़ा सा कि भाई कभी कंफ्यूजन ना हो, और हो जाए तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लें। तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्लीडन और स्वान। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य सही है या गलत है? इन पर क्वेश्चन आते तथ्यात्मक। एक क्वेश्चन तो देने वाला वो तो सीधा है कि नाम याद करना पड़ेगा। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है तथ्यात्मक। वो क्या आता है? तथ्यात्मक क्वेश्चन आता है। 4 तथ्य लिख देंगे। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चौथा लिख देंगे कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई है। तो कौन सा बेस्ट राइट हुआ? जो लास्ट वाला, क्योंकि उसमें ये सारे सम्मिलित हैं, उसमें ये सारे सम्मिलित। हाँ, पहला ऑप्शन भी गलत नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इन सब में ज़्यादा राइट कौन सा है।
इनमें सबसे ज्यादा राइट कौन सा, ये प्राथमिकता के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ऐसा इसी में नहीं, और जगह भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे। जैसे राइबोसोम पर भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि बताइए राइबोसोम पाए जाते हैं केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में। चौथा ऑप्शन होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका और कुछ कोशिकांग में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फोर्थ। क्यों? प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं और कुछ कोशिकांग में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो आंसर क्या निकला? चौथा आंसर ज्यादा बेटर निकला। तो इस तरीके से आंसर करते टाइम ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। कैंडिडेट एग्जाम देते समय कुछ चीजों की सावधानी बरते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ज्यादा राइट होंगे, एक या दो क्वेश्चन ज्यादा राइट होंगे। क्या सावधानी बरते? एक तो क्वेश्चन को तसल्ली से पूरा पढ़े और उसके ऑप्शन पर सभी पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि आपके अनुकूल पहला ऑप्शन मिल गया तो पहला ही राइट कर दिया, दूसरा मिल गया तो दूसरा ही राइट कर दिया। पहला दूसरा भी आंसर हो तो चौथे ऑप्शन तक पूरा पढ़ो, हो सकता है उससे ज्यादा बेस्ट राइट ऑप्शन आगे मिल जाए। तो एक तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और नहीं है। छोटे छोटे से अंतर होते हैं, सही है और गलत है। तो कई बार हम फ्लो में पड़ जाते हैं और ये ध्यान नहीं रख पाते कि सही है, गलत पूछा कि सही पूछा है। उन पर भी गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां मानवीय त्रुटि होती हैं, नॉलेज की नहीं होती हैं। नॉलेज तो आपको है पर पढ़ते हुए टाइम पर आपने उसका ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। तो इनसे बचा जा सकता है। एक या दो क्वेश्चन हम ज्यादा राइट कर पाएंगे अगर ऐसी सावधानी रखेंगे तो। इसके अलावा कुछ सावधानी और भी रखनी होती है। ओएमआर सीट भरते समय हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी भी अच्छी है, पर ओएमआर सीट भरते समय हमसे गड़बड़ी हो गई। सारे क्वेश्चन हम एक साथ ही भरने लग गए और किसी एक का क्रम चूक गया, किसी एक का क्रम चूक गया तो नीचे के सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। कोई भगवान भरोसे एक दो क्वेश्चन मैच कर जाए तो, ऑप्शन मैच कर जाए तो कर जाए। तो इसलिए ओएमआर सीट भरते समय भी इन चीजों की सावधानी बरतनी होगी कि टुकड़े टुकड़ों में और नंबर देखकर ही आंसर की भरें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मैनेजमेंट का, आपके स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। समय का ध्यान रखना। समय का ध्यान का मतलब कि एग्जाम देते समय भी समय का ध्यान रखें कि यार मेरा कितना समय हो गया, कितने क्वेश्चन में कर पाया। कहीं आप कैलकुलेशन में उलझे रह जाएं। उस समय पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि मैं पहले किसके क्वेश्चन करूं। बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव होते हैं। इनमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आंसर टिक हो जाएगा, नहीं आता है तो टाइम खराब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जो है इसमें रहती है।
पानी मंगा लेता हूँ। तो ऐसी क्रिया तो इनमें आपको सावधानी बरतनी होगी। इसी प्रकार की कुछ और भी हैं। समय के तो अलग अलग फैक्टर आने लगे अब सामने। समय का पहले पार्ट पे शुरू हो जाता, कई बार लाखों में एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम सेंटर पर ही समय से नहीं पहुंच पाते। ये टाइम के संबंधित बात है, तो ये भी एक प्रकार की त्रुटि है। तो समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो समय का मैनेजमेंट भी जरूरी है। और आगे देखते हैं कि समय का मैनेजमेंट और सब्जेक्ट वाइज भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक बालक था जो एमएससी केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री उसको ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे पहले उसने किए और उसको ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम कितना निकल गया। बायोलॉजी के उसके आते हुए क्वेश्चन भी छूट गए। 10-5 क्वेश्चन उसके छूट गए। परिणाम क्या हुआ? अगर वो सारे क्वेश्चन करता तो उसी की रैंक आती फर्स्ट, क्योंकि उसका इतना ही अंतर था फर्स्ट रैंक वाले और उसकी रैंक में। 10-15 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, उसकी वजह से रैंक हो गई 80 उसकी, यानी वो 80 रैंक पे चले गया। जब वो बाद में उसने रियलाइज किया कि यार ये क्वेश्चन मैं कर आता तो मेरे तो इससे भी ज्यादा नंबर आ रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सब्जेक्ट का डिवाइडेशन करना है, क्वेश्चन को उसी हिसाब से सोल्व करना है। कम समय और कम दिक्कत वाले क्वेश्चन बायोलॉजी के, फिर उसके बाद आप टीचिंग मेथड के कर लो, फिर केमिस्ट्री के करो, लास्ट में फिजिक्स के। क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन करने में हो सकता है माइंड संतुलन भी हमारा खराब हो जाए। क्यों? कुछ क्वेश्चन आए कुछ नहीं आए, हम कैलकुलेशन में भी उलझ जाएं। फिजिक्स तो हमें स्पेयर में लेके चलनी है कि जितने क्वेश्चन उसके हो जाएं टीचर के पढ़ाने से उतने करने हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों के पीछे नहीं पढ़ना है। आपके सिलेक्शन के किनारे पहुंचाने वाले 2 मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और बायो और टीचिंग मेथड। उसके बाद में जितने क्वेश्चन आप फिजिक्स के करोगे वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरह की आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? कोशिका सिद्धांत की। देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? स्लीडन और स्वान। अब इस सिद्धांत के अनुसार तथ्य क्या हैं? तो लिखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई होती हैं। तो ये पहला तथ्य है जो परिभाषा में भी शामिल किया गया था और सबसे बेस्ट राइट है। तो सारे तथ्यों में ये ही
सबसे ज्यादा राइट होगा। और इसी के आधार पर कोशिका की परिभाषा बनाई गई है। तो ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा लिखो। अच्छा, ये जानकारी हमने पहले भी दे दी और समझा देते हैं। संरचनात्मक इकाई क्यों हुई? क्योंकि कोशिका मिल मिल के, कोशिका को जोड़ जोड़ के ही शरीर रूपी संरचना बन रही है। क्रियात्मक इकाई क्यों हुई? क्योंकि शरीर के सभी कार्य कोशिका में संपन्न होते हैं। अब अगला बिंदु लिखो, जो कोशिका सिद्धांत का ही तथ्य होगा तो क्या है, इसके अनुसार यानी सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की आनुवंशिक, लिखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी कहलाती हैं। आनुवंशिक इकाई भी कहलाती हैं। ठीक है, तो आनुवंशिक इकाई क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है, हमारी जो आनुवंशिक सूचना है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका के माध्यम से ही स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका के माध्यम से ही स्थानांतरित होते हैं। कैसे, देखो बताओ। आप और हम लोग अपने माता पिता से समानता रखते हैं, यानी हमारी शकल, हमारे क्रियाकलाप या हमारी जो शरीर की बनावट है, ये हमारे माता पिता से मैच करती हुई हो सकती। तो हमारे में हमारे माता पिता जैसे ही लक्षण किसकी वजह से आए? कोशिका की वजह से। ये आनुवंशिक लक्षण किसकी वजह से आए? कोशिका की वजह। पर कैसे? कोशिका क्या है? हम जानते हैं कि माता पिता के शरीर से आगे जो पीढ़ी बनती है वो किससे बनती है? माता पिता के शरीर से जो कोशिका रूपी संरचना होती है, शुक्राणु नाम सुना होगा, अंडाणु नाम सुना होगा। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या हैं? कोशिका है। और उस शुक्राणु और अंडाणु में क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक सूचना है। वो अग्रिम पीढ़ी में इकट्ठी होती है और उसी से फिर वापस, यानी क्या बनेगा? पहले जायगोट बनेगा, फिर विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बनेगी, कोशिकाएं इकट्ठी होकर संख्या बढ़ाती जाएगी। तो कहने का मतलब, माता के आनुवंशिक लक्षण तो किससे आएंगे? अंडाणु से, और पिता के आनुवंशिक सूचना शुक्राणु से आएगी। ऐसे में ये कोशिका किसको वहन कर रही हैं? आनुवंशिक पदार्थ को, आनुवंशिक सूचनाओं को। इसलिए इसको आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। तो लिखो, शरीर की आनुवंशिक इकाई लिख दी ना आपने या नहीं लिखी? लिख दी। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई और दूसरा आनुवंशिक इकाई। आनुवंशिक इकाई क्यों कहा? आपको बता दिया कि भाई आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक सूचनाएं कोशिका के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती। अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट है, कोशिका सिद्धांत के आधार पर ही एक और तथ्य हैं। आपसे पूछा जाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें शामिल किया गया। पर एक बात का ध्यान रखना है,
कि ये जो स्टेटमेंट हैं वो स्लीडन और स्वान ने नहीं दिया। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने दिया है, पर तथ्य इसमें शामिल किया गया है। अब रुडोल्फ विर्चोव ने ये तथ्य दिया है, ये तथ्य तो कोशिका सिद्धांत में भी शामिल कर लिया गया, लेकिन इसने एक नया तथ्य दिया है। इसलिए इस कोशिका सिद्धांत के लिए इसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है? रुडोल्फ विर्चोव को आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाला कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो फिर आंसर आएगा रुडोल्फ विर्चोव। तो इसने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया था उसका नाम क्या है? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। और इसका अर्थ, ये तो जर्मन उसमें हो गया, इसका अर्थ होता है नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो एक तो पहले स्टेटमेंट जोड़ दो, इसमें पॉइंट लिखो। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये लिख दो इसमें, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब अलग से नोट लिखो, नीचे लिखो रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार, रुडोल्फ विर्चोव, हिंदी में लिख दिया करो इन्हीं शब्दों को, अगर इंग्लिश में याद करने में इनमें दिक्कत हो तो। रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और ये वाला स्टेटमेंट भी लिख दो ओरिजिनल ब्रैकेट में, आगे ब्रैकेट में लिख दो अर्थार्थ, अर्थार्थ करके ये स्टेटमेंट कर दो, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, लिख दिया यहां तक। तो ये स्टेटमेंट किसका हो गया? रुडोल्फ विर्चोव का। ये शामिल किसमें किया गया? कोशिका सिद्धांत में। इसलिए एक बिंदु और लिखो, रुडोल्फ विर्चोव को, रुडोल्फ विर्चोव को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का श्रेय देते हैं। तो कोशिका सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। किसने दिया, एक तो ये आ जाता है, तथ्य कौन कौन से शामिल किए उसके आधार पर आ जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का श्रेय किसने दिया, ऐसा बना देते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि
कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो अपवाद है वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, तो अलग से नोट लिख दो, अलग से अपवाद लिख दो। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, और डेस करके लिख दो वायरस, विषाणु। वायरस यानी विषाणु। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया कोशिका सिद्धांत का। ऐसे ही एक एक बिंदु पकड़ पकड़ के हम आगे चलेंगे। जैसे अब आगे हम कोशिका की खोज से संबंधित बिंदु हो गया, कोशिका सिद्धांत का बिंदु हो गया। ऐसे ही हम आगे लेंगे, जैसे कोशिका की साइज से संबंधित बिंदु, यानी कोशिका की साइज पर आधारित क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं। हमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताइए सबसे छोटा है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। कॉमन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, और स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक कैसे? पादपों में, जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, ये सारी सूचनाएं भी हमें पूछ सकते हैं। अब एक और बात जो सिलेबस से हटके है, आप सबके लिए सुविधाएं थर्ड फ्लोर पर हैं। कोई बालक न्यू है तो मतलब जिसको पता नहीं है, तो थर्ड फ्लोर पर सुविधाएं हैं, वहीं वाटर कूलर लगा हुआ है, पानी वहाँ से आप उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। एक आपके टाइमिंग के जो शेड्यूल्स हैं अब जो आगे सेम रहेंगे। अभी जैसे कुछ टाइम तक, वैसे तो 7 से 9 होगी हमारी बायो की क्लास, पर अभी कुछ टाइम के लिए हम 7:30 से 9 तो बायो की हो गई आपकी क्लास जैसे, और 9 से 10 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, 10 से 11 आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। अब आगे के सबके ये इसी अकॉर्डिंग चलेगा। जब टाइम बढ़ाना होगा तो हम कह देंगे भैया 7 बजे आना शुरू कर दो। ठीक, इसके बाद 11 से 2 बजे तक जीके का पेपर, यानी पेपर फर्स्ट जीके साइको वाला जो पार्ट है उसकी क्लासेज होगी। यानी आपका जो शेड्यूल है ये रेगुलर हो गया। अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहेंगे। 7 से 11 में तो आपके सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, और 11 से 2 में आपका फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी वगैरह का पार्ट हो गया। इस तरीके से अब ये हमारा नियमित सिस्टम चलेगा, इसमें कोई रतो बदल नहीं होगी, कोई चेंजेज नहीं होगा। बस कभी कोई हो तो आगे पीछे क्लास हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। तो इस तरीके से कल हम आगे और लेंगे, साइज से संबंधित बिंदु लेंगे, फिर और आगे लेंगे कोशिकाओं के प्रकार से संबंधित। इस तरीके से एक एक करके अपन, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ईयर होते हैं, लेकिन ईयर हम उन्हीं के बताएंगे जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। ईयर तो सबके होंगे, और सबके ईयर अपन याद करते करते तो पागल हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन हमारे लेवल में नहीं आता है, और आएगा तो 200 क्वेश्चन में, मतलब 100 क्वेश्चन में एक आएगा मुश्किल से। पर ईयर इतने सारे हो जाएंगे कि हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बताता। जहां जिसका क्वेश्चन आने की उम्मीद है ईयर की, वहां बताएंगे। जैसे डीएनए की खोज के बारे में आ जाता है तो वहां पर बताएंगे। ईयर सबके होते हैं, अनावश्यक रूप से अपन को मैटर नहीं बढ़ाना है। मैटर वो करना है जिस पर क्वेश्चन की संभावना रहती है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जानकारी और ज्ञानवर्धन, इसके लिए हमें बहुत समय मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
अभी हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के लिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो स्कूल में हमें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए खूब टाइम मिलेगा। वहाँ हम खूब भले ईयर भी पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं तब कर सकते हैं। अभी हम टू द पॉइंट, यानी हमारा टास्क भ्रमित नहीं होना चाहिए। कई बार हम ईयर याद करने में रह जाएं और मूल बात ही छूट जाए। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो हम जानबूझकर नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती, होती है, पर उन चीज़ों को कम किया जाएगा कि जिससे कि हम पढ़ने में हमें सुविधा हो, थोड़ा वजन हल्का रहे। तो इसलिए नहीं बताते, बाकी बता सकते हैं, और जहां आवश्यकता होगी वहां तो बताएंगे ही बताएंगे। और फिर भी किसी को अलग से पूछना तो मैं क्लास के बाहर बता दूंगा। मतलब जैसे कि भाई मेरे को तो जरूरी है, तो वो मेरे से पूछ लेना, बता देंगे। क्लास में तो हम कॉमन बात वही करेंगे जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड होगी।